जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, बैंक क्या उखाड़ लेगा अगर लोन सेटलमेंट के पैसे भी आपके पास नहीं है। ऐसा ही एक मेरे सब्सक्राइबर का कहना था। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर आज हमसे जुड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा कि सर, आपने बिल्कुल सही बातें बोली है कि हमें बैंक के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर हमें कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर किसी भी तरीके से उसको रुकवाना चाहिए। आरबीआई को लिखित में या फिर ऑनलाइन के तरीके से अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए और रिकवरी को, कॉल्स को, सबको रुकवाना चाहिए और लीगल तरीके से अपना बैटल लड़ना चाहिए। बट उनका एक कहना था कि सर, मेरे पास तो सेटलमेंट के भी पैसे नहीं हैं। चलो मान लेते हैं कि आज हमने नोटिस के रिप्लाई दे दिए, आज हमने रिकवरी रुकवा दी या फिर आज हमने ये सारे काम कर लिए, ठीक है। तो आगे चल के भी मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं सेटलमेंट कैसे करूंगा? तब तो बैंक के पास एक मतलब प्रॉपरली एक लीगल कड़ी हो जाएगी कि भाई साहब, ये तो सेटलमेंट करना ही नहीं चाहता। इसका तो मतलब ये जानबूझ के इसने विलफुली डिफॉल्ट करा एक तरीके से। ये इसके पास पैसा है लेकिन ये देना नहीं चाहता, वो तो कह देंगे ऐसा। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हाँ, हम लोग सेटलमेंट पे जोर देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आगे चल के अपनी सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। आज जितना कम में हो सके उतने कम में इसको सेटल कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके हैं, जैसे अगर आपका ₹1,00,000 का लोन है, अगर 10% में भी सेटल करते हो तो उसका कम से कम ₹10,000 तो बनेगा ही। अगर चलो मान लेते हैं छोटे अमाउंट में तो आप कर भी सकते हो। अगर आपका ₹10,00,000 का, ₹20,00,000 का, ₹50,00,000 का लोन होगा, तो अगर उसका 10% पे जाएंगे तो लाखों रुपए हो जाएगा। उतना पैसा तो आपके पास होगा नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए? तो सेटलमेंट कैसे करें? तो मेरा तब सिंपली एक आंसर है कि तब सेटलमेंट करो ही मत। समझे? कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं कि सर, अगर हम लोग सेटलमेंट करेंगे ही नहीं तो बैंक हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा, कोई लीगल एक्शन हो जाएगा हमारे ऊपर। अगर केस हो गया तो क्या करा जाएगा? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि जो हमारे बैंक के या फिर एनबीएफसी के जो केसेस होते हैं ना, वो मेरे भाई 100 में से एक दो बंदों के ऊपर होते हैं, ठीक है। एक दो मतलब बहुत ही कम रेट है। पहले हुआ करता था, आज से कम अगर मान के चलो, तो जब चेक दिए जाते थे ना, तो चेक बाउंस के केसेस थोड़े ज़्यादा होते थे। बट जब से ईसीएस चालू हो गया, जब से मतलब हर एक जगह पे ईसीएस अवेलेबल है, तब से ईसीएस के केसेस बहुत कम आते हैं। मतलब 100 में से 2 केसेस अगर किसी के ऊपर होते हैं तो बहुत बड़ी बात आप मान लो। समझ रहे हो? तो ऐसे में आखिर फिर क्या करना चाहिए अपने को, जब सेटलमेंट के पैसे नहीं हैं और किसी भी तरीके से आपका जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा सेटलमेंट का। कई लोग बोलते हैं ना कि सर, मैं कहीं और से ब्याज पे पैसे लेके इनकी सेटलमेंट कर दूंगा। तो मेरे भाई, वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 101 बार कहूँगा, आप चाहे 1 साल सेटलमेंट ना करो, 2 साल सेटलमेंट ना करो, 3 साल सेटलमेंट मत करो, बट कहीं से ब्याज पे पैसे लेके मत आओ। सीधी सी बात है। क्योंकि होता क्या है कि बैंक वाले जो लोन है आपका, बैंक का जो पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह है, उसमें आपके पास लीगल उपाय हैं अवेलेबल, ठीक है। कि कोई आपको परेशान करता है, आप कंप्लेंट करोगे, रुक जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन जो ये ऑफलाइन में आप लोगों को मोटे ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है ना, इनमें आप पुलिस के पास जाओगे, एफआईआर वगैरह या फिर और लीगल कार्रवाई, उस पर आपको ज़्यादा वो नुकसान होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक कर्जा और मत चढ़ाओ अपने ऊपर। ये जो कर्जा है इसी को रहने दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है कि बैंक कर क्या कह सकता है। तो आप लोगों को पता ही है, बैंक के पास कुछ खास वो नहीं है। बैंक मतलब खाली डराने का काम करता है। एक्चुअली में क्या है कि आपकी रगों में बैंक या फिर बैंक की जो रिकवरी एजेंसी होती है, जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी होती है, वो एक्चुअली में कुछ नहीं करती हैं। आपकी रगों में डर भरने का काम करती हैं, बस और कुछ नहीं। आपके दिमाग में आपको सुबह से शाम तक इतना डराते हैं ताकि ये कस्टमर डरे और जैसे तैसे करके पैसा भरे। इन्हीं लोगों के कारण ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत कदम उठाए। मैं कभी भी एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखो, बैंक का आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा क्यों ना हो जाए, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन यार देखो, जब पैसा है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो? ये कोई सिक्योर लोन तो आपने लिया नहीं है कि भाई साहब, अगर आप नहीं भर पाओगे तो आपकी भाई साहब ज़मीन बेच दी जाएगी या फिर उसको नीलामी हो जाएगी उसके ऊपर। अनसिक्योर लोन है। बैंक ने क्या कोई गारंटी लेके दिया था? नहीं ना। बैंक ने दिया है अपनी गारंटी पे। समझ रहे हो? जब अगर मैं किसी को बिना किसी गारंटी के ऐसे ही पैसा दे दूंगा तो मेरी खुद की गारंटी रहेगी कि भाई साहब, अगर वो दे देगा तो ठीक है, नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं। समझे? अब कुछ भी हुआ है तो आपको उसको लीगली तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। देखो, इनके जो कॉल्स आते हैं, कॉल्स पे बदतमीजी वगैरह करी जाती है, जिससे लोग डरते हैं सबसे ज़्यादा कि भाई साहब, इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं, क्या है, क्या क्या हो रहा है।
तो आप लोगों को कॉल से कभी भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। कॉल्स को बंद करना चुटकियों का काम है, चुटकियों का, मैं कह रहा हूँ सही में, मेरे पे बज नहीं रही लेकिन चुटकियों का काम है एक्चुअली में, ठीक है। क्यों है चुटकियों का काम? क्योंकि देखो आप लोग टारगेट गलत बंदे को करते हो। मैं एक्चुअली बताता हूँ, आज के टाइम पे कम से कम 99% लोग गलत आदमी को टारगेट कर रहे हैं। कैसे? किसी भी रिकवरी एजेंट का फ़ोन आया, आपने कॉल उठाया कि सर मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अरे मेरे भाई, वो जो सर जिसको तुम कह रहे हो ना, वो खुद मेरे भाई 12,000 रुपये की नौकरी कर रहा होगा बड़ी मुश्किल से, समझ रहे हो। दिन में कम से कम 165 गाली देता होगा, तो 500 गालियाँ खाता भी होगा वो, समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि रिकवरी वाले कम पेलते हैं? रिकवरी वालों को रख के पेला जाता है मेरे भाई। आपको तो वो 2-4 गाली दे देगा, आप कॉल काट दोगे, क्या बड़ी बात है। उस पर भी आप कंप्लेंट कर दोगे तो रुक जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरे भाई, इनका तो कोई मुआवजा भी ना होता, इनको तो पेला जाता रख के। और जब इनके खिलाफ कंप्लेंट्स होती है तो उनको नौकरी से यूं निकाल दिया जाता है लात मार के। आज ये नौकरी पे लगे, कल इनको नौकरी से हटा दिया जाता है। एजेंसी कुछ नहीं करती है। आप लोग गलत आदमी को कैसे पकड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ, समझे। जब आपने कॉल पे उनसे बोला कि भाई साहब हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, या फिर कोई रिकवरी वाला आपके घर पे आ रहा है, आप उससे बोल रहे हो कि भाई साहब मुझे टाइम दीजिए, ये करिए वो करिए, तो आप गलत आदमी से बोल रहे हो। आपको क्या करना है कि आपको उन्हें सीधे बोलना है कि भाई साहब मेरे पास देखो पैसा है नहीं, मैं आगे चल के इसकी सेटलमेंट वगैरह करूंगा, आप तब तक के लिए आरटीपी डाल दीजिए। आरटीपी का मतलब होता है, कई लोगों ने ना एक गलत धारणा फैला रखी है कि अगर आप लोग आरटीपी बोलोगे, मतलब रिफ्यूज टू पे बोलोगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साहब हम ये जो बंदा है ये विलफुली डिफॉल्ट करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली समझ रहे हो। होता क्या है, ये रिकवरी के कोड है, इनका कहीं और लीगली रूप में कहीं पर भी कोई भी लिखित में नहीं है। ये सिंपली रिकवरी का कोड है। जो भी बंदा रिकवरी से जुड़ा होगा उसको इसके बारे में पता होगा। तो होता क्या है, जो इनका मतलब एक्सेल सीट रहती है या फिर जो भी इनका सॉफ्टवेयर रहता है, अलग अलग एजेंसी का अलग अलग रहता है, तो वहां पर अगर आरटीपी पड़ा रहता तो ये रिकवरी वाले फिर ट्राई नहीं करते किस्त के लिए। अब देखो असलियत में होता क्या है, जब आप बोलते हो कि मैं कुछ दिनों में पेमेंट करवा दूंगा या फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तब ये लोग सिंपली अपनी एक्सेल सीट में या फिर जो भी स्प्रेड सीट इनके पास अवेलेबल रहती है बैंक के द्वारा या फिर एजेंसी के द्वारा, वहां पर ये लोग सिंपली डाल देते हैं पीटीपी। पीटीपी का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस टू पे। मतलब कस्टमर ने बोल दिया कि भाई साहब मैं पेमेंट करूंगा। अब वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एक ट्रिक रहती है कि आपने चलो बोल दिया कि भाई साहब मैं पेमेंट करूंगा, बट इनके पास एक अवेलेबल रहता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर का ही टाइम डालेंगे, समझे। जैसे अगर आपने कहा, आपने बेशक उन्हें बोला कि मैं 6 महीने बाद पेमेंट कर पाऊंगा, और आप उन्हें बोल दो कि भाई साहब आप 6 महीने बाद की पीटीपी डाल दीजिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो 1 महीने के अंदर का ही डालेंगे। वो बोल सकता है कल के टाइम का डाल दे, कल का नहीं डालेगा, हो सकता है 4 बजे का डाल दे शाम का, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको फेस करने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैं फिर कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम आपको दे रहा है उसके मालिक को पकड़ो, समझ रहे हो। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है। कई जगहों पे आपने सुना होगा कि रिकवरी वाले आए तो आप उनसे ये मांगिए वो मांगिए, डीआरए का सर्टिफिकेट, अपना क्या कहते हैं लाइसेंस, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए, आईडी कार्ड मांगिए, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मांगिए। ये चीज़ मैंडेटरी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं भी बोलता हूँ कि भाई साहब कोई अपने आपके घर पे आ रहा है तो उन पे ये चीज़ें ज़रूर मांगिए, वरना बात मत करिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो भी मिडिल क्लास आदमी है, वो उसके घर में फैमिली भी रहती है ना। अकेला तो रह नहीं रहा कि भाई साहब वो सुबह 7 बजे निकल गया, शाम को 7 बजे आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। पूरी फैमिली रहती है, या तो अपने माता पिता के साथ रह रहा होगा, अगर नहीं रह रहा माता पिता के साथ तो मेरे भाई उसके बीवी बच्चे होंगे कोई ना कोई, समझ रहे हो। वरना कोई ना कोई किसी के साथ तो वो रह रहा है, सिंपली बात है। अब जब किसी के साथ रह रहा है, अगर वो निकल गया और जब वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उनकी नज़रअंदाजी में कोई आ जाता है सिंपली, ठीक है। तो वो फैमिली वाले उनसे वो चीज़ें नहीं मांग पाएंगे, ठीक है। फैमिली वाले अपने ऊपर बर्डन लेने लगते हैं और फैमिली वाले आपको प्रॉब्लम देने लगते हैं। वो उस रिकवरी वाले को 4 बातें नहीं बोलेंगे कि भाई साहब तू यहाँ से निकल जा, तू मेरे से बात करने क्यों आया, समझ रहे हो। वो आपको बोलेंगे कि भाई साहब ये आया था, इससे बात करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, दोबारा आना नहीं चाहिए। तो वो भी सही कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपने बर्डन डाला है तो ये गलत चीज़ होती है। अब एक्चुअली में इसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए? अब आपको इनके मालिक को पकड़ना है। मालिक कौन है? मालिक बैंक भी नहीं है, समझ रहे हो। आप लोग क्या करते हो, जैसे बैंक को मेल करते हो या फिर किसी भी तरीके से बैंक में कंप्लेंट करते हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि विजिट वगैरह उतनी बंद नहीं होती। कॉल थोड़ी बहुत कम भी हो जाए तो विजिट इतनी जल्दी बंद नहीं होती। इसका कारण क्या होता है? जब आप बैंक को कंप्लेंट करते हो तो मेरे भाई बैंक क्या करती है, वो
कंप्लेंट उठा के जो एजेंसी का मैनेजर या फिर एजेंसी का जो ओनर होगा उसको वो कंप्लेंट भेजेगा, और एजेंसी ओनर ने ही रिकवरी एजेंट को भेजा है। जो एजेंसी का मैनेजर है, जो क्या कहता है रिकवरी मैनेजर रहता है, उसने ही भेजा है, तो वो कैसे मेरे भाई उसको रोक देगा, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको इनके बाप को बोलना चाहिए, सिंपली बात है। जब कहीं से बात नहीं बनती तो हम लोग बचपन में करते थे ना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बाप से जाकर शिकायत लगा दी, तो इनका बाप है आरबीआई, समझे। आरबीआई को कैसे अप्रोच करा जाता है मैंने आप सभी को बता रखा है, बाकायदा वीडियोस बना रखी हैं कि आप कंप्लेंट करिए, उसके 30 डेज के बाद आप आरबीआई को सीधा अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बैंक उस पर कुछ खास एक्शन लेगी नहीं, मुझे पता है। एक आधा 2-4 बैंक है जो कि सही एक्शन लेती है, वरना कोई इतना खास एक्शन नहीं लेती है। फिर आप 30 दिन के बाद सीधे आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। आरबीआई पे आप कंप्लेंट डालेंगे, मेल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, आप सिंपली या तो लिखित रूप में पोस्ट से भेज सकते हो, उसमें पोस्ट में प्रूफ रहना चाहिए कि आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी हुई है, समझ रहे हो, बाकायदा। और या तो आप पोर्टल से कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका पोर्टल से करना है, क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम जाता नहीं है उसमें, ठीक है। आप पोर्टल से कंप्लेंट करोगे, सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। आप पोर्टल से कंप्लेंट करने के फ़ायदे क्या है, देखो पोर्टल क्या करता है, सबसे पहले तो जैसे ही आप आरबीआई में कंप्लेंट कर रहे हो, आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे, तो वहाँ से एक दिन तो कंप्लेंट जाने में लगता है, ठीक है, प्रोसेस होने में लगता है, चेक होने में कि आपकी कंप्लेंट वैलिड थी, आपने पहले कोई कंप्लेंट वगैरह करी थी कि नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जो बैंक के मैनेजर है जिन्होंने एजेंसी को केस असाइन कर रखा है, उनको और नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट की कॉपी भेजी जाती है ऑनलाइन रूप से, मेल वगैरह पे, या फिर कई बार कुछ एक आधा केस के अंदर ऑफलाइन भी भेजा जाता है, ठीक है। और एजेंसी का जो ओनर होगा उसको कंप्लेंट भेजी जाएगी और उसको वार्निंग दी जाएगी कि अगर 2 कंप्लेंट्स और आपके अगेंस्ट में आ गई इस मंथ के अंदर, तो आपकी जो एजेंसी है उस पर 3 महीने का सस्पेंशन लग जाएगा। इस बार दिल्ली के अंदर क्या हुआ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे बहुत सारे एजेंसी ओनर से बातचीत है मेरी, तो उनका ये पता लगा है मेरे को कि उनकी जैसे आईडीज़ रहती है, मल्टीपल आईडी, ठीक है। एक आदमी एक आईडी पे आज के टाइम पे काम कर नहीं रहा है, तो वो 10-10 आईडी पे काम करता है, तो मल्टीपल ओनर्स की 3-3 4-4 आईडी बंद हो चुकी हैं, समझ रहे हो। उन्होंने अपने फैमिली वाले के नाम पे खोला है, फिर किसी और के नाम पे खोला है, तो वो आईडीज़ भी बंद करी जा रही। क्यों? क्योंकि लोगों में दिमाग आ गया, लोग कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं, समझ रहे हो। एक मंथ में अगर 3 से ज़्यादा कंप्लेंट पड़ जाती है तो एजेंसी बंद हो जाएगी, एजेंसी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, समझे, वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी एजेंसी ओनर्स हैं वो फिर उस कस्टमर के ऊपर दोबारा कभी कोई फॉलोअप नहीं करते हैं, और बैंक भी उस कस्टमर को ब्लैक लिस्टेड कर देती है। ब्लैक लिस्टेड वो वाला ब्लैक लिस्टेड नहीं है कि लोन वगैरह ना मिलेगा, मतलब एक अलग मार्क कर दिया जाता है आपको, स्पेशल मार्क कर दिया जाता है आपके ऊपर, उतने कुछ खास रिकवरी के अटेम्प्ट कभी भी नहीं होंगे फिर, चाहे 1 साल आप लोन ना भर पाओ, 2 साल ना भर पाओ, 3 साल ना भर पाओ। हाँ, सेटलमेंट वगैरह के ऑफर के लिए आपको आपसे बातचीत हो सकती है कि भाई साहब आपके लोन पे ये ऑफर आया, आप ये सेटलमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, बट आप उसको भी मना कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये बैंक के तो रिकवरी और कॉल्स के बारे में मैंने प्रॉपरली बता दिया है, ठीक है। और जो नोटिस वगैरह आपको रिसीव होते हैं उसमें भी कोई खास बैंक कुछ करता नहीं है, 1-2-4 नोटिस के ज़्यादा आपको रिप्लाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक आर्बिट्रेशन हो गया, उसका रिप्लाई देना मैंडेटरी है 100%, अगर नहीं दोगे तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो सकता है, और उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी भी दिक्कत आ सकती है, बट ये है कि अगर वो नोटिस आया, आपने उसका टाइम पर रिप्लाई दिया, ऑब्जेक्शन दिया, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पर नहीं होगी, सिंपली बात है, ठीक है। सेकेंडली सेक्शन 25 हो गया, उसके नोटिस का अगर आप रिप्लाई देते हो तो आपके ऊपर केस होने के चांसेस 99% से गिर जाते हैं, मतलब 99% चांस है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा सेक्शन 25 का। चेक बाउंस का नोटिस आता है, सेम कहानी है उसके अंदर भी, समझे। तो यहाँ पर आप जवाब दे दोगे, यहाँ पर आपकी बात खत्म हो जाएगी जवाबदारी, ठीक है, अगर आपके पास सेटलमेंट के पैसे भी नहीं है, सिंपली बात है। अब आ जाते हैं कोर्ट केस पे। सबसे बड़ी बात लोग बोलते हैं ना कि सर जब मेरे पास सेटलमेंट के पैसे नहीं है तो मैं अपना कोर्ट केस कैसे लड़ूंगा, कैसे लड़ सकता है कोई कोर्ट केस, ये तो बात सही है, समझ रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो लोन का केस रहता है ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिंपली सिविल का केस है, समझ रहे हो। इसमें वारंट इशू होने से पहले भी 2-3 डेटें आपको मिलती हैं, समझ रहे हो। आप ऑनलाइन रूप से प्रॉपरली चेक कर सकते हो। और इसमें एक खास बात और है, अगर मान लो आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पर कोर्ट में जा सकते हो, सीधे कोर्ट में खड़े हो सकते हो। जो भी मान लो एक डेट का आपको नोटिस आया, आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, आप अगली डेट पे चले जाओ, अगली डेट पे वहाँ पर जाके बोलो कि जज साहब, भाई साहब ये मतलब जज साहब ही बोल रहे हैं, ठीक है, ये मेरे ऊपर पूरा दिक्कत है, मेरे को परेशानी वगैरह है,
तो मेरे को कानूनी रूप से मदद पहुंचाई जाए, समझ रहे हो। तो आपको वहाँ पर मदद मिलेगी, आपको बाकायदा वकील वहाँ पर करवाया जाएगा। और कई लोग ये बोलते हैं कि सर सरकारी वकील होगा तो वो मेरा केस ध्यान से क्यों लड़ेगा। मेरे भाई ये कोर्ट के सॉरी ये लोन का केस है सिंपली, ये सेक्शन 25 और चेक बाउंस का केस है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। आपको खाली बेल लेने नहीं, केस आगे चलता रहेगा। और इसके अंदर भी क्या होता है, इस केस के अंदर सज़ा बहुत कम आज तक मैंने देखी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर एंड पे पहुंच जाती है ना कहानी, तो वहाँ पर बोला जाता है कि भाई साहब आप एक काम करिए, सिंपली आप इसको कम से कम दामों में सेटलमेंट कर लीजिए, तब तक आप कुछ पैसा जोड़ लो, सिंपली बात है। यहाँ पर आपकी बात खत्म होती है। इससे अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, इससे ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना बीपी बढ़ा रहे हो और दूसरों का भी, समझ रहे हो। तो डरे घबराए नहीं, बैंक घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, एक्चुअली बात बोल रहा हूँ, सही में, ठीक है। बैंक घंटा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। यही कुछ सिनेरियो होते हैं, इन्हीं का आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।